तो फ्रेंड्स हमारा 8वां क्वेश्चन हो गया था। अब हम 9वां क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 8वां क्वेश्चन था 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और जो भौतिक दुनिया है उसमें परिवर्तन कर दिया। तो वो था राष्ट्र का उदय। जैसे जैसे राष्ट्र का उदय होता गया, विकास होता गया, वैसे वैसे जो यूरोप की जो राजनीतिक और भौतिक दुनिया है उसमें परिवर्तन आने लगा। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था। तो बाल्कन जो क्षेत्र है यूरोप का, उसके निवासियों को स्लाव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्लाव। हमारा 10वां क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई। जो वियना में कांग्रेस संगठन है वो किस वर्ष आयोजित किया गया? 1815 में। हमारा 11वां क्वेश्चन है, 1815 की वियना संधि से किसका संबंध है। तो वो था ड्यूक मेटरनिक का। 1815 में जो वियना की संधि हुई थी वो ड्यूक मेटरनिक के देख रेख में हुई थी, उसके नेतृत्व में हुई थी। नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए जो बदलावों को ख़त्म करना की संधि का उद्देश्य था। जो नेपोलियन युद्ध हुए थे उसके दौरान जो बदलाव हुए थे उनको ख़त्म करना कौन सी संधि का उद्देश्य था। तो वो था वियना की संधि। जो वियना में संधि हुई थी उसका उद्देश्य था नेपोलियन के दौरान जो युद्धों में बदलाव हुए थे उनको ख़त्म करने का। 13वां क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिकीकरण की वृद्धि ने किस प्रकार यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदल दिए। दोस्तों यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया था, मेरे से मिस प्रिंट हो गया था, मेटरनिक नहीं है ये। इसकी 3-4 लाइनें है कि क्या क्या बदलाव हुए थे। आइए हम देखते हैं वो। तो हमारा क्वेश्चन था 13वां, औद्योगिकीकरण की वृद्धि ने किस प्रकार यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण में बदलाव किया। जो औद्योगिकीकरण की वृद्धि हुई थी यूरोप में उसने किस प्रकार सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को ही बदल दिया। तो इसको हम अगर पॉइंट की तरह याद करेंगे ना, जो लेराइन में जैसे हमने पॉइंट से याद किया था वैसे जल्दी याद होंगे। तो मैंने इसको पॉइंट में लिख दिया है। पहला है हमारा, पश्चिमी और जो मध्य यूरोप है उसके हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि। जो पश्चिमी और मध्य यूरोप है उसमें उसके कुछ हिस्से हैं, उसके कुछ विशेष भाग है, उसमें औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि का होना भी बहुत बड़ा बदलाव है। और शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय, यानी कि जो पश्चिमी और मध्य यूरोप है उसमें शहरों का विकास होने लगा और वाणिज्यिक वर्गों में उदय होने लगा। जो वाणिज्यिक वर्ग है, व्यापारिक वर्ग, उनमें उदय होने लगा। तो यह भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसका कारण है जो पश्चिमी यूरोप और मध्य यूरोप है उसके जो विशेष भाग है उनमें औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि हुई और शहरों का विकास हुआ और वाणिज्यिक जो वर्ग है उनमें उसका उदय हुआ। हमारा दूसरा पॉइंट है इसका, श्रमिक और मध्य वर्ग का उदय। जो श्रमिक लोग हैं मतलब गाँव में से, जैसे आपको पता ही है कि अधिकांश लोग गाँव में से शहरों में चले जाते हैं रोज़गार के लिए, तो वो ही जो श्रमिक लोग हैं वो और मध्य वर्ग का उदय। जो मध्य वर्ग होते हैं ना, व्यापारिक वर्ग, ये सब जो शिक्षित वर्ग होते हैं वो मध्य वर्ग में आते हैं। तो श्रमिक और मध्य वर्ग का उदय होना। कुलीन विशेषाधिकार की समाप्ति के विचारों को लोकप्रियता देना। जो कुलीन जो वर्ग है उनके विशेष अधिकारों की समाप्ति करना और उनके विचारों की लोकप्रियता, ये सब भी इसका विशेष कारण है। जो कुलीन विशेषाधिकार की समाप्ति के विचारों की लोकप्रियता। जो कुलीन लोग विशेष अधिकार रखते थे अपने, पहले मैंने पढ़ाया था कि कुलीन वर्ग जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता था वो ही मताधिकार दे सकता था और मताधिकार में खड़ा हो सकता था। इसी प्रकार जो उनके विशेष अधिकार थे ये सब उनको समाप्त करने के विचार की लोकप्रियता भी एक बड़ा बदलाव थी। हमारा 14वां क्वेश्चन है, यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका थी। जो यूरोप में राष्ट्रवादी संघर्ष हुए थे उनमें महिलाओं की क्या क्या भूमिका रही, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये आपके दो नंबर के क्वेश्चंस बनते लघुत्रात्मक के। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इनको अच्छे से याद कर सकते हो और आपको
याद करना ही है, क्योंकि इनमें से जो मैंने बताया ना क्वेश्चन, उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्के ही आएंगे और 1 या 2 क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक के 1-1 नंबर के आएंगे। तो यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी, तो इसमें भी मैंने सभी जो क्वेश्चन है उनमें मैंने पॉइंट लिख के समझाने की कोशिश की है, क्योंकि पॉइंट से जल्दी याद होते हैं, लाइन में लिखते हैं तो उनका रट्टा मारने में ही लग जाते हैं। और अधिकांश जितना हो सके ना उतना समझने की कोशिश करें, ताकि आपको हमेशा हमेशा याद रहे। अगर रट्टा मारोगे तो आपको याद नहीं रहेगा और आप जल्दी ही भूल जाओगे। यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका, तो स्वयं के राजनीतिक संगठन बनाना। जो यूरोप की महिलाएं हैं वो राष्ट्रवादी संघर्ष करने के लिए तैयार थी। वहाँ की भूमिका मतलब अहम भूमिका थी महिलाओं की, तो उन्होंने एक राजनीतिक संगठन बनाया। महिलाओं ने इकट्ठा होके एक संगठन बनाया, राजनीतिक संगठन। दूसरा, समाचार पत्रों का प्रकाशन। वहाँ की महिलाएं समाचार पत्रों का प्रकाशन करने लगी। मताधिकार प्राप्त नहीं, मताधिकार प्राप्त हेतु संघर्ष, यानी कि जो महिलाएं थी वहाँ की, यूरोप की, वहाँ की महिलाओं को मताधिकार देने का अनुमति नहीं थी, उनको अधिकार प्राप्त नहीं था, तो मताधिकार प्राप्त हेतु भी उन्होंने संघर्ष किया। राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना। वहाँ की महिलाएं राजनीतिक बैठकों में हिस्सा लेने लगी। वहाँ की प्रदर्शन यानी कि जो रैलियाँ वगैरह निकालते हैं उनमें हिस्सा लेने लगी। अब आता है हमारा 15वां क्वेश्चन। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के क्या कारण थे। जो 19वीं सदी थी उसमें जो यूरोप में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुए थे उनकी लहर के क्या कारण थे। तो पहला कारण था जनता पर अत्याचार, यानी कि जो यूरोप के शासक थे वो जनता पर अत्याचार करते थे। यह भी राष्ट्रवाद की लहर का एक प्रमुख कारण है कि जनता पर अत्याचार किया जाता था। वहाँ की जनताएं जागरूक होने लगी और वो संघर्ष करने लगी। दूसरा है निरंकुश शासन व्यवस्था। वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी निरंकुश शासन व्यवस्था थी, जनता के हितों के अनुसार नहीं थी, तो वहाँ की निरंकुश शासन व्यवस्था भी राष्ट्रवाद की लहर के उदय के कारण था। उदारवादी विचारों का प्रसार। जो उदारवादी विचार है, जो यूरोप की सेनाएं हैं वो राष्ट्रवादी विचारों को विदेशों में ले जाने लगी, वैसे जो उदारवाद है उसका फैलाव हो गया था चारों तरफ, तो उदारवादी विचारों का प्रसार। चौथा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा, यानी कि वो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जनता है यूरोप की, वो स्वतंत्रता चाहती थी, लोगों में आपस में समानता चाहती थी और बंधुत्व यानी भाईचारे का जो भाईचारे का विचार करती थी, भाईचारा चाहती थी, उसका नारा लगाना। यानी कि वहाँ की जनता स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु, समानता हेतु और बंधुत्व हेतु नारा लगाने लगी, नारे देने लगी, रैलियाँ निकालने लगी। शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। जो मध्य वर्ग है, शिक्षित मध्य वर्ग है, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जो भी राष्ट्रवादी उदय होते हैं या फिर संघर्ष होते हैं वो मध्य वर्ग के लोग ही करते हैं। जो भी क्रांति होती है वो मध्य वर्ग के लोगों में से ही उभर के आती है। तो ये थे 19वीं सदी में राष्ट्रवाद की लहर के कारण। ये 5 कारण याद कर लेना। इनमें से या तो लघुत्तरात्मक का क्वेश्चन भी बन सकता है। अति लघुत्तरात्मक का बनेगा तो आपको पूछेंगे कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवादी लहर के एक कारण बताइए या फिर 2 कारण बताइए, तो आप इनमें से कोई भी कारण लिख सकते हो। हमारा 16वां क्वेश्चन है 1815 से 1914 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक विनिमय केंद्र थे उनके 3 प्रभावों के विस्तार से लिखें। जो 1815 में और 1914 के दौरान जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय केंद्र थे उनके 3 प्रवाह को विस्तार से लिखिए। तो पहला है वस्तुओं का प्रवाह है, पूंजी का प्रवाह, लोगों का प्रवाह। पहला वस्तुओं का प्रवाह, दूसरा पूंजी का प्रवाह, तीसरा लोगों का प्रवाह। 1815 से 1914 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय केंद्रों के 3 प्रवाहों को विस्तार से लिखिए। जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय केंद्र थे उनके कौन कौन से प्रवाह थे, उनमें से 3 प्रवाह लिखने हैं। तो पहला वस्तुओं का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, लोगों का प्रवाह।
यानी कि जो विनिमय करते थे, लेन देन करते थे वस्तुओं की, पूंजी यानी पैसा का प्रवाह, लोगों का प्रवाह यानी कि लोगों ने, जो लोग आपस में विनिमय करते थे वस्तुओं का, इनका तो इनका भी प्रवाह था। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय केंद्रों के 3 प्रवाह में से ये तीनों आते हैं। तो इनमें से, इसमें से भी आपकी क्वेश्चन बन सकता है, या तो यही क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर ऐसे आ सकता है कि 1815 से 1914 के जो दौरान जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय केंद्र थे उनका एक प्रवाह लिखिए, या फिर उनके 2 प्रवाह लिखिए, या फिर 3 प्रवाह लिखिए। तो ये थे हमारे 16 क्वेश्चन आज के। ये है 16 क्वेश्चन आज के हमारे 16 क्वेश्चन थे। 1 से 8 तक मैंने पहले करवा दिए थे और 9 से 16 तक अभी करवा दिए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लीजिए, और जो निबंधात्मक क्वेश्चंस है वो भी इनमें से ही बनेंगे, क्योंकि अगर अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो निबंधात्मक क्वेश्चन आराम से अपने आप ही याद हो जाते हैं। निबंधात्मक क्वेश्चन में केवल पॉइंट याद करने होते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे हमारा नया चैप्टर। और दोस्तों, मैंने जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, इसके जो मेन पार्ट है, सभी 6 पार्ट, उनके मेन मैंने टॉपिक्स करवा दिए हैं आपको, मेन नोट्स लिखवा दिए हैं। आप आराम से नोट्स लिख सकते हो, और मेरे से जितना हो सकता है मैं आपके लिए कर रही हूँ, पढ़ाने की कोशिश है, मेरा 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। जल्दी मैं एक बोर्ड लेके आऊँगी जिससे आपको स्पष्ट समझ में आ जाए और स्पष्ट दिखाई दे, क्योंकि अभी मैं नोट्स बना के आपको पढ़ा रही हूँ। थोड़े दिनों में बोर्ड ले आऊँगी तो उससे आपको आराम से पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।